हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल है 9th क्लास के बच्चों का साइंस का एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम से पहले आपको क्या कुछ इम्पोर्टेंट रिवाइज करके जाना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बच्चों आपने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया होगा, बहुत सारा सिलेबस आप कवर कर चुके हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी पूरा सिलेबस में भी कवर ना किया हो, जो एंड मोमेंट पे जो है कुछ ही टाइम पहले मतलब कुछ दिन पहले ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया हो। और अगर ऐसा किया है आपने तो पूरा सिलेबस कवर करना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी स्किप ना हो जाएं, वो इस तरह का कंटेंट अगर आप चाहते हो तो वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए हैं तो ये क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंसेस हैं, डायग्राम्स हैं, उन सबको कवर करने वाले हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस की। कौन कौन से इम्पोर्टेंट डिफरेंस हैं जो आपको कवर करने हैं। तो आपका चैप्टर जो है टिश्यू वाला, उसमें से स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस आ जाता है। जाइलम फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। क्लियर विद एग्जाम्पल आपको ये करना है। उसके बाद आपका चैप्टर 8 है मोशन से स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। इसके अलावा आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। बट ये है कि स्पीड वेलोसिटी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। आइसोटोप एंड आइसोबार, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइसोटोप आइसोबार का क्वेश्चन बिल्कुल 100% कवर करके जाइएगा। उसके बाद आता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इनके बीच में डिफरेंस है। एंड जो 10th डिफरेंस है दैट इज प्लांट एंड एनिमल सेल। 11 है हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर, बहुत ईजी है। एंड नंबर 12 डिफरेंस है मास एंड वेट में डिफरेंस, बहुत बार पूछा जाता है मास और वेट का डिफरेंस। 13 में फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में डिफरेंस जो है आपको करना है। तो ये जितने भी डिफरेंस हमने बताए, ये डिफरेंस अगर आपने अभी तक इनमें से कोई भी नहीं किया है तो फटाफट से उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, स्मूथ स्टेरेटेड एंड कार्डियक मसल्स का डायग्राम है, प्रोकैरियोटिक सेल है, नर्व सेल है। अगर आपको जो है डायग्राम बनाना नहीं आता तो कई बार उसकी फंक्शन के बेस पे आपसे लेबलिंग जो है वो पूछ ली जाती है कि ये जो है इसका फंक्शन ये दिया गया है तो आपको वो पार्ट जो है क्या करना है, लेबल करना है, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की, तो जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं आपकी ग्राफ के थ्रू वो आपसे पूछ ली जाती हैं। F इज इक्वल टू एम ए को प्रूव करना होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड वर्क एनर्जी की जो डेरिवेशन है वो आपसे पूछ ली जाती है। तो ये 4 डेरिवेशन आप ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, तो स्ट्रक्चर फंक्शन में सबसे पहले है प्लास्टिड, सेकंड नंबर पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपसे पूछ लिया जाता है। गोल्जी एपरेटस पूछा जाता है। एंड न्यूक्लियस के फंक्शन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई भी 2 फंक्शन आप बताइए, न्यूक्लियस का फंक्शन बताइए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए। इस तरह से कई बार इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए डिफाइन करना है, तो डेफिनेशन में एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस की क्या डेफिनेशन रहेगी। वर्क एनर्जी, वर्क जो है एनर्जी है, पावर है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, एंड ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का क्वेश्चन भी बच्चों कई बार देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो है आप इसमें से करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, ठीक है। तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होती है जिसके कारण क्या होता है, जो लाइसोसोम है वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, सो दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। सेकेंड स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो इसमें भी क्वेश्चन आपसे, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, जैसे कि वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी जो भी एटम्स हैं वो क्या होते हैं, उनका जो मास है वो फिक्स रहता है, ठीक है। जो रेशियो है दैट इज फिक्स्ड, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बियॉन्सी, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है बियॉन्सी क्या है।
स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल डायरेक्ट पूछा जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, अगर आपने नहीं किया है तो इसको भी ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है किसी भी सेल का? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, सो इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हाई। तो सभी बच्चे जानते हैं इन केस ऑफ एटम्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। सो द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड प्रोटॉन जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है ना, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सो दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव 3 ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन एंड लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो उसकी 3 ऑब्जर्वेशन लिखनी है, उसी के बेस पे 3 कंक्लूजन लिखनी है एंड लिमिटेशन जो आपको दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। अच्छा, एक बोर मॉडल जो है ना उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ज़रूर पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पता होना चाहिए कि के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को भी ज़रूर कवर कीजिएगा, इस पर भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट डू मीन बाय पॉलीएटॉमिक आयंस। तो पॉलीएटॉमिक आयंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, लाइक सल्फेट आयंस हैं। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द पॉलीएटॉमिक आयंस। व्हाट डू मीन बाय द आइसोटोप्स, गिव एग्जांपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हमने डिफरेंस में भी कवर किया है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं ज़रूर करना है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ आइसोटोप्स Ni3। तो तीन यूज़ आपकी जो बुक है उसमें दिए गए हैं, तो इन तीनों को अच्छे से करना। अब आपको जो सपोर्टिंग मटेरियल है बच्चों वो भी मिल चुका है। तो सपोर्टिंग मटेरियल जो है ना आपका एक बहुत बढ़िया रेफरेंस बुक है, तो आप उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इस तरह के जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो अच्छे से एक बार ज़रूर कीजिए पेपर में जाने से पहले। आपका पेपर इवनिंग में है तो आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आपको ये वीडियो अभी मिल जाती है तो सुबह भी अगर आप शुरू करते हो ना तो ये क्वेश्चन आसानी से कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको तो लेट जाना है स्कूल। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इनको करके जाइएगा। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है वाई वाटर स्टोर इन अर्दन पोट्स इन समर। तो इवेपोरेशन पे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, या अर्दन पोट में हम क्यों रखते हैं, या जो कूलर है वो गर्मी में ठंडा क्यों करता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एक ज़रूर देखने को मिलेगा इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट पे, तो इसको भी कवर कीजिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, एप्लीकेशन आपको चाहे किसी भी तरह से कुछ भी दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसमें जो लेटरल है, एपिकल है, मेरिस्टेम, वो सारा आपको कवर करना है विद डायग्राम। आप इसको ज़रूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? ठीक है, ग्रेविटेशन से दिया गया है, ये कवर करना है। एंड 15 है व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है इसको भी आप ज़रूर जो है एक बार देख कर जाइएगा और एग्जाम्पल के साथ देखिएगा। उसके बाद देखिए आपके केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आप फिर भी जो है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसमें से आप निकाल सकते हो कुछ क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 20। एमसीक्यूज क्वेश्चंस की अगर हम बात करें ना तो थोड़ा सा मैं आपको एमसीक्यूज के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी बच्चों, कि अगर आपको एमसीक्यूज बहुत अच्छे से आते हैं तो आप उनको कीजिए, लेकिन अगर देखिए अगर आपको एमसीक्यूज नहीं आते हैं तो आप ऐसे मतलब कि चलो इसका ए लगा दिया, इसका बी लगा दिया, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। मतलब कहने का क्या है कि तुक्का मारने में भी आपको एक ट्रिक जो है उसका यूज़ करना है। ठीक है, आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। कई बार होता है कि हमें उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता, लेकिन हम उसका आइडिया लगा लेते हैं थोड़ा सा कि हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मान लीजिए आपके एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब 4 ऑप्शन में से आप क्या करेंगे? ठीक है, मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा हुआ है तो 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इनका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 50% प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। ठीक है, अब आपके पास अब आपको जो तुक्का लगाना है वो केवल 2 में से लगाना है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे यहाँ पे आपका आंसर ठीक होने के। तो आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है, आपको एमसीक्यूज में ध्यान रखना है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, एनालाइज करना है। नहीं भी आता है आपका, ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको प्रोबेबिलिटी कम करके उसमें तुक्का लगाना है।
अच्छा, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज में ऐसे होते हैं जिनमें क्या दिया हुआ होता है, नन ऑफ अबोव दिया होता है या ऑल ऑफ दीज दिया होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये भी एक छोटी सी बस एक आप ट्रिक कह सकते हो, हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% ऐसा ही होता है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक कह सकते हो। जैसे किसी क्वेश्चन का आपको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, तो उस केस में अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है नन ऑफ अबव या ऑल ऑफ द अबव, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होता है वो इन्हीं में से होता है, या तो ऑल ऑफ दीज होगा या नन ऑफ अबव होगा। ठीक है, लेकिन आप बहुत ध्यान से उसको पढ़िएगा। क्लियर? तो कुछ इस तरह की चीज़ें हमें जो है तुक्के मारने में भी स्मार्ट वर्क करना होता है, तो हमारे जो आंसर ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और बाकी आपका जो पेपर है वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आता है। न्यूमेरिकल, हाँ, अब एमसीक्यू हो गया हमारा। उसके बाद हम बात करें अगर न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स में आप मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल निकालने नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप जो फॉर्मूले हैं उनको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। आपको पता है कि आपके साइंस में स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं, एक स्टेप, सिंगल स्टेप, डबल स्टेप। तो जैसे जैसे आप अगर फॉर्मूला भी लिख देते हो ना, उसका पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करते हो, तो भी आप जो है वहाँ पर 1 नंबर, 1.5 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो, आसानी से स्कोर हो जाते हैं। तो जो फॉर्मूले हैं बहुत ज़्यादा, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा फॉर्मूले आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यानी फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल अगर नहीं निकलता है तो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। बायो में आपको डायग्राम के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है, डिफरेंस के ऊपर फोकस करना है। केमिस्ट्री में आपको जो है बिल्कुल सिलेक्टेड से क्वेश्चन है, इवेपोरेशन वाला टॉपिक जैसे हमने आपको बताया, उधर आपको जो है देखने को मिल जाएगा रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल से, वैलेंसी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर कवर करके चाहिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है आपके लिए ज़रूर थोड़ी बहुत बेनिफिशियल रहेगी बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कल जो पेपर है उसको एकदम बढ़िया तरीके से करके आइएगा विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।